हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत की राजनीति का फर्स्ट चैप्टर, यानी बुक का नाम क्या है? स्वतंत्र भारत की राजनीति। यानी इसमें हमें आज़ादी के बाद की राजनीति को अच्छे से समझना है और आज़ादी के बाद की जो राजनीति है उसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती इस चैप्टर का नाम है और ये चैप्टर हमें बता रहा है कि स्वतंत्र भारत के बाद हम एक स्वतंत्र देश के रूप में जब हम उदय हुआ हमारा, यानी ब्रिटिश भारत जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां रही, उन चुनौतियों को हम समझेंगे। तो राष्ट्र निर्माण होता क्या है? एक तरह से एक राष्ट्र जो होता है वो तभी एक राष्ट्र के रूप में, मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरता है जब वो राष्ट्र आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से बहुत ही मजबूत स्थिति में होता है, किसी के अधीन नहीं होता, अर्थात वो संप्रभु होता है, स्वयं का प्रभु होता है। वो अपने आंतरिक और अपने बाहरी निर्णय स्वयं ले सकता है। तो ऐसी स्थिति भारत की कब हुई? जब भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के साथ ही ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती रही, वो सबसे पहली जो चुनौती रही वो क्या रही? विभाजन। विभाजन से शुरू करते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया भारत का विभाजन, कि विभाजन एक ऐसी त्रासदी रही जिसने मानवता को सार सार किया और ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हो गए। और उसका मेन कारण क्या रहा वो हमें जानना है। उसका मुख्य कारण रहा, विभाजन के मुख्य कारण थे मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने एक सिद्धांत दिया था, टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र का सिद्धांत। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि ब्रिटिश भारत एक नहीं बल्कि दो मुल्कों का देश है, हिंदू और मुस्लिम। इस वजह से मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। यह मांग मुस्लिम लीग ने करी और यह मांग 1947 में नहीं बल्कि 40 के दशक में शुरू हो चुकी थी। यहाँ तक कि 1946 में इस मांग को मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहते हैं। 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसके बाद देश के जो मुस्लिम बहुल इलाके थे और हिंदू बहुल इलाकों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और ये दंगे निरंतर चलते रहे 1 साल तक और अंत में जाकर विभाजन के साथ ही ये दंगे और बढ़ गए। तो मुस्लिम लीग के प्रमुख मांग क्या थी? टू नेशन थ्योरी, ये भी विभाजन का कारण रही। गृह युद्ध की जैसी तैयारियां, यदि विभाजन की बात को नहीं माना गया तो ये गृह युद्ध की स्थिति भी पनप सकती थी देश में। और अंग्रेजों की भी एक नीति थी, फूट डालो राज करो की नीति। तो ये सभी कारण विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे। तो विभाजन के तुरंत बाद विभाजन के परिणाम को हमें पढ़ना है कि विभाजन का परिणाम क्या हुआ। तो जब ब्रिटिश भारत दो हिस्सों में बंट गया, अचानक 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को ब्रिटिश भारत के दो टुकड़े हुए, तो आनन फानन में लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों का कत्लेआम किया। ये सब प्रॉब्लम रही। शरणार्थियों की समस्याओं ने जन्म ले लिया, अर्थात लोगों ने शरण ली, सांप्रदायिक हिंसा फैली, शरणार्थियों की समस्या ने जन्म ली। तो इस तरीके से ये परिणाम रहा और ये एक त्रासदी मानी जाती है, ये एक ऐतिहासिक त्रासदी मानी जाती है। विभाजन ये अनियोजित रहा, त्रासदी भरा रहा, अर्थात इसमें किसी भी तरह का योजना नहीं बनाई गई कि ये कैसे लोग माइग्रेट करेंगे, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो विभाजन का जो परिणाम रहा वो काफ़ी विध्वंसक रहा, काफ़ी त्रासदी भरा रहा, अनियोजित रहा, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को, खास तौर पर
हिंदू मुस्लिम बहुल इलाकों में जो हिंदू बहुल इलाके थे वहाँ मुस्लिमों ने जाना छोड़ दिया, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया, शरणार्थियों की समस्या ने जन्म लिया, हिंसा हुई, ये सब इसके परिणाम रहे। फिलहाल इसके बाद जब ये विभाजन से हम आगे बढ़ते हैं तो आते हैं ब्रिटिश भारत के सामने जो मुख्य चुनौती रही वो रियासतों की रही, देसी रियासतों की। अब देसी रियासतें होती क्या है? देसी रियासतें का मतलब वो इलाके या वो क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशों का इनडायरेक्टली कंट्रोल था, अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर वो शासन करते थे। अप्रत्यक्ष कैसा? राजाओं ने उनकी अधीनता को स्वीकार कर रखा था और वहां पर वो शासन चलाते थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात राजाओं को ये निर्णय लेना था कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान का। तो भारत में आज़ादी के बाद 565 रियासतें थी और इन रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना काफ़ी ज़रूरी था, नहीं तो भारत एक अखंड भारत नहीं होता। तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई। देसी रियासतों की समस्या ये थी कि 565 रियासतों को भारतीय संघ में विलय करना था और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई? विलय की नीति। कि किस तरीके से साम दाम दंड भेद राजनीति के सभी चरणों का प्रयोग करते हुए उन्होंने 565 रियासतों का विलय किया। लेकिन इनमें से अधिकतर रियासतों का विलय हो गया, लेकिन 4 रियासतें थी जिनका विलय नहीं हो सका या जिनका विलय बहुत ही कठिनाई से हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल मणिपुर के शासक जो थे वो मणिपुर सबसे पहले विलय के लिए तैयार हुआ, जिसमें भोजचंद सिंह, हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के हरि सिंह, इन सभी शासकों ने भारतीय संघ में अपनी रियासत का विलय किया। फिर इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि सामने कौन सी चुनौती थी स्वतंत्र भारत के सामने, तो ये 3 बड़ी चुनौतियां थी। आज़ादी के बाद देश के सामने 3 बड़ी चुनौतियां कौन सी थी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करना, यानी हमारे देश जो कि विभाजन की वजह से एकता पर असर पड़ा था, अखंडता पर असर पड़ा था, देसी रियासतों की समस्या। तो एकता और अखंडता, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और यहाँ पर एकता स्थापित करना ज़रूरी था ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? एकता और अखंडता स्थापित करना। ये पहली चुनौती थी जिसमें सभी रियासतों का विलय आसानी से हो जाए भारतीय संघ में ताकि भारत अखंड बन सके। लोकतंत्र की स्थापना। इन तीनों चुनौतियों को अलग अलग चैप्टरों में बताया गया है। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर में ये इन चुनौती की बात होगी। कौन सी? राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करना, जिसमें अखंडता के लिए देसी रियासतों का विलय कराया गया, एकता के लिए जो है एकता और अखंडता के लिए देसी रियासतों का विलय। लोकतंत्र की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना अर्थात सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि हर व्यक्ति को क्या मिल सके? राजनीतिक अधिकार मिल सके, मौलिक अधिकार का वो यूज कर सके। तो ये भी एक चुनौती रही। और समता मूलक विकास। कैसा विकास? समता मूलक विकास। सरकार ऐसा विकास करे जिससे कि समाज के हर एक वर्ग का कल्याण हो, किसी एक वर्ग का ना हो। ऐसे विकास के लिए सरकार ने क्या किया? नियोजन किया, जो कि आने वाले चैप्टर में है नियोजित विकास। यानी नियोजन मीन्स प्लानिंग के तहत पंचवर्षीय योजना, इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरीके से सरकार पंचवर्षीय योजना लेकर आई जिससे कि सबका विकास हो सके एक, तो नियोजित तरीके से विकास। तो फिलहाल स्वतंत्र भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां कौन सी थी? एकता और अखंडता स्थापित करना, दूसरी बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना और तीसरी बड़ी चुनौती थी समतामूलक विकास। इन तीनों चुनौतियों से निपटना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता थी और सरकार ने इस पे विशेष बल दिया। तो इन सभी विषयों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। इसको हम आने वाले वीडियोस में इसको लॉन्ग में पढ़ेंगे। फिलहाल ये चैप्टर इंट्रो है और इन्हीं टॉपिक्स को हमें पढ़ना है।